ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में अपन इस चैप्टर के लास्ट दो कॉन्सेप्ट डील करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद अपन जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। सो अप्रोक्सीमेटली उसके बाद 3 to 4 पार्ट्स और बनेंगे, देन ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इस सेशन के अंदर अपन दो कॉन्सेप्ट डील करने वाले हैं। नंबर 1 एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस, एंड देन कैपिटल फंड के बारे में डील करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद स्टार्ट करते हैं विद एंट्रेंस फीस, ठीक है। तो देखो सर, एंट्रेंस फीस का सबसे पहले मीनिंग देखते हैं, देन आफ्टर उसके काउंटिंग ट्रीटमेंट को देखेंगे, ठीक है। तो देखो, नाम से पता लगता है जैसे कि एंट्रेंस फीस वो फीस होती होगी जो सर एनपीओ के मेंबर एंट्री करते वक्त देते होंगे। दैट इज जब एनपीओ के मेंबर्स एनपीओ में एंट्रेंस लेते हैं उस वक्त जो अमाउंट दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं अपन? एंट्रेंस फीस। इसे अपन एडमिशन फीस से बोल के चलता है, ठीक है। तो सर क्या बोल सकते हैं? द अमाउंट विच इज पेड बाय द मेंबर्स ऑफ एनपीओ एट द टाइम ऑफ एडमिशन इज कॉल्ड व्हाट? एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस, ठीक है। अब सर इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं इसका। तो देखो सर, पहली चीज अपन ये समझते हैं कि जो एंट्रेंस फीस है वो एनपीओ को मिलती है, एनपीओ देता है। सर एनपीओ को मिलती है, ठीक है। इसका मतलब वो रिसिप्ट है। अब देखो, रिसिप्ट दो टाइप की हो सकती है। नंबर 1 कैपिटल रिसिप्ट, नंबर 2 रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। अब ये जो रिसिप्ट है उसका नेचर डिपेंड करता है एनपीओ की पॉलिसी के ऊपर, ठीक है। एनपीओ की पॉलिसी के ऊपर मतलब, इसका मतलब ये, या तो वो एडमिशन फीस को या एंट्रेंस फीस को कैपिटल भी मान सकती है, रेवेन्यू मान सकती है, या फिर सर दोनों भी मान सकती है, ठीक है। तो जैसे एनपीओ का नेचर होगा, जैसे एनपीओ का पॉलिसी होगा, उस अकॉर्डिंग अपन को उसका काउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे क्या बोलता है वो। देखो, अगर मैंने आपको बताया था कि अगर आपने रिसिप्ट को रेवेन्यू माना, इसका मतलब कि वो कहां ट्रांसफर होगा? आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और अगर आपने उसको कैपिटल माना, इसका मतलब कि आपको उसको कैपिटलाइज करना है। दैट मीन्स उसको आपको कहां ट्रांसफर करना है? बैलेंस शीट में। तो देखो, नीचे मैंने दो केस बनाए। नंबर 1, इफ इट इज ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू रिसिप्ट, तो अगर उसको आपने रेवेन्यू रिसिप्ट माना तो वो रिकरिंग नेचर का माना उसने, दैट इज उसको अपन को कैपिटलाइज नहीं करना। और अगर कैपिटलाइज नहीं करना है, इसका मतलब कि उसको ट्रांसफर का करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाई एंट्रेंस फीस, ठीक है। नंबर 2, केस 2 बोलता है कि अगर उसको एनपीओ ने क्या मान रखा है? कैपिटल रिसिप्ट मान रखा है। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है कि नॉन रिकरिंग नेचर का मान रखा है। तो उस केस में उसको अपन को क्या करना पड़ेगा? कैपिटलाइज। और जब भी अपन कैपिटलाइज करते हैं रिसिप्ट को, दैट मीन्स उसको कहां ट्रांसफर करते हैं? बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। तो उसको प्रेजेंट कहां करेंगे अपन? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में, दैट इज एंट्रेंस फीस, ठीक है। तो सर कोई लॉजिकल चीज नहीं था इसमें। ये डिपेंड करता है कि एनपीओ क्या पॉलिसी फॉलो कर रखी है। जिस टाइप की वो पॉलिसी फॉलो कर रखी है उस अकॉर्डिंग अपन उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे वो बोलेगा वैसे अपन काम करेंगे, ठीक है। लेकिन सर अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सर उस केस में आपको क्या मानना पड़ेगा? तो देखो, जब भी अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो उस केस में आपको हमेशा क्या मानना है? उसको रेवेन्यू रिसिप्ट मानना है। और जैसे ही रेवेन्यू रिसिप्ट मानोगे उस केस में उसको अपन कहां शो कर देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में, दैट इज बाई एंट्रेंस फीस, ओके। तो ये था अपने पास एंट्रेंस फीस। उसको अपन ने एंट्रेंस फीस का मीनिंग देखा, एज वेल एज उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा, ठीक है। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं, देन आफ्टर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। तो देखो, ओके, स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 1, इन द फॉलोइंग केसेस शो द एंट्रेंस फीस इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डे। ओके, सो आपको क्या करना है सर? बहुत सारे केस दे रखे हैं, दैट इज 3 केसेस दे रखे हैं। उन केसेस को डील करना 1 by 1 और आपको बताना है कि सर उसका अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा या फिर बैलेंस शीट में जाएगा, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर 1 केस क्या बोलता है? एंट्रेंस फीस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना? 50,000, ओके। सर अगर आपको ड्यूरिंग द ईयर 50,000 रिसीव हुआ, इसका मतलब क्या माने यहाँ पर? कोई इन्फॉर्मेशन है ऐसा कि वो बोलता हो कि सर इसको रेवेन्यू मानना है, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि वो बोलता है कि इसको कैपिटल मानना है? नहीं है सर। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी एंट्रेंस फीस के रिगार्डिंग में, इन दैट केस उसको अपन क्या मान के चलेंगे? हमेशा रेवेन्यू रिसिप्ट। और जब भी रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे, इसका मतलब कि उसको अपन को कहां ट्रांसफर करना है? बैलेंस शीट में या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सर उसको अपन ट्रांसफर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। तो फर्स्ट केस को डील करते देखो, ओके। सो इस बैलेंस को अपन वहां पुट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो अपन को ये बताते हो कि इसको क्या मानना है।
दैट इज कैपिटल रिसीव मानना है या फिर रेवेन्यू रिसीव मानना है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो अपन क्या मान के चलेंगे हमेशा, किसको रेवेन्यू रिसीव मानना है, और जैसे रेवेन्यू रिसीव मानेंगे उसको अपन कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में, इनकम साइड में, दैट इज बाई एंट्रेंस फीस। सर कितना, 50,000, दैट इज केस 1। ठीक है, केस 2 पढ़ते देखो। तो सर यहां पर जो केस 1 है वहां पर बैलेंस शीट में कोई वैल्यू नहीं जाएगा। ठीक है, केस 2 देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 70,000 आपको रिसीव हुआ इज एज अ एंट्रेंस फीस, आउट ऑफ विच 60% इज टू बी कैपिटलाइज। ओके, क्या बोलता है सर, आपको 70,000 रुपीज आपको मिला, उस 70,000 में से वो बोलता है कि 60% को आपको कैपिटलाइज करना है। दैट मीन्स क्या, 40% को क्या करना है, कैपिटलाइज नहीं करना। इसका मतलब ये सर देखो, अगर आपको एंट्रेंस फीस टोटल कितना मिला, 70,000, उसमें से बोलता है कि सर 60% को आपको कैपिटलाइज्ड करना है। तो सर अगर ये आपके 100% था, 60% को वो कैपिटलाइज करने के लिए बोल रहा है, तो 40% क्या करेंगे, नॉट कैपिटलाइज्ड। तो अगर इसे कैपिटलाइज नहीं करेंगे तो कहां ट्रांसफर कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जिसे वो कैपिटलाइज करने के लिए बोल रहा है उसे अपन कहां ट्रांसफर कर देंगे, बैलेंस शीट में। ठीक है, इस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है। तो जिस तरीके से एनपीओ का पॉलिसी होगा उस तरीके से अपन उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर देंगे। तो उसका पॉलिसी क्या था कि सर जो भी मुझे एंट्रेंस फीस मिलेगा उसका 60% तो मैं कैपिटलाइज कर दूंगा, और जो बाकी बचेगा उसको मैं कैपिटलाइज नहीं करूंगा, दैट इज उसे मैं ट्रांसफर कर दूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो सिंपल है। तो यहां पर दो चीजें बनेगी, बैलेंस शीट बनेगा एज वेल एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनेगा। ठीक है, तो फटाफट से बना देता है। ठीक है, तो देखो बनाते हैं। ओके, सो एंट्रेंस फीस को शो करना था यहाँ पर, तो 70,000 को शो करना, देखो 60% को कैपिटलाइज करने के लिए बोला, दैट मीन्स उसको अपन कहां शो करेंगे, बैलेंस शीट में। ठीक है, दैट इज एंट्रेंस फीस कितना था सर, 70,000, 17,000 का कितना कैपिटलाइज करना है, सिर्फ 60%, दैट इज 42,000। ठीक है सर, उसके बाद रिमेनिंग कितना बच गया, 40%। तो 40% को अपन को कहां शो करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और आपको एंट्रेंस फीस मिल रहा है, दैट मीन्स वो आपका इनकम है। एंट्रेंस फीस 17,000 का 40%, तो 70,000 का 40% कितना, 28,000। ठीक है सर, तो सर इसमें कोई लॉजिकल चीज नहीं है जो उसको डील कर सके अपन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस प्रेजेंटेशन है कि आपको किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है वो चीज सीखना है इसमें। तो कुछ भी लॉजिकल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो वो सीखना है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट केस में बोलता है ड्यूरिंग द ईयर 80,000 आपको रिसीव हो रहा है एज अ एंट्रेंस फीस, इट शुड बी कैपिटलाइज। सिंपल सी बात है सर, उसने यहाँ पर क्या रेशियो गिवन दे रखा है आपको कि कितना कैपिटलाइज करना है, कितना कैपिटलाइज नहीं करना, नहीं बोल रखा। ठीक है, लेकिन उसने बोल दिया कि आपको कैपिटलाइज करना है, कितना करना है, पूरा का पूरा करना होगा। जब वो कैपिटलाइज करने के लिए बोल रहा है इसका मतलब कि उसको कहाँ ट्रांसफर करना है, बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा। इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट कब बनता, जब वो उसे नॉट कैपिटलाइज करने के लिए बोलता। ठीक है, तो इस केस में आपका क्या बनेगा, सिर्फ इन बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट बना देता है फटाफट से। ठीक है, तो देखो ओके, सो उसे बैलेंस शीट प्रेजेंट करना था, दैट इज लाइबिलिटी साइड में एंट्रेंस फीस पूरा का पूरा कैपिटलाइज होगा, दैट इज 80,000 रुपीज। ठीक है, तो सर कोई मुश्किल नहीं था, ये एग्जांपल बहुत इजी है, सिर्फ प्रेजेंटेशन है, कुछ भी लॉजिकल नहीं है इसमें कि बहुत टफ हो कि समझना। ठीक है, समझना कुछ नहीं है, सिर्फ अपन को ये पता होना चाहिए कि सर कौन सी चीज बैलेंस शीट में जानी है और कौन सी चीज इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में जानी है। ठीक है, ऐसा एग्जांपल आपके बुक में आप उससे सॉल्व कर सकते हो, एज वेल एज आपको पीडीएफ के अंदर मैंने एक एग्जांपल दिया है, उससे आप सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट देखो सर, कैपिटल फंड। ओके, समझना सर, कैपिटल फंड का मतलब क्या होता है, देखो जिस तरीके से अपन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अपन बात करते थे, कैपिटल का मतलब क्या होता था, जो उसका ऑनर इन्वेस्ट करता था बिजनेस के अंदर। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जब मैं एक एनपीओ को लेकर बात करता हूं, तो एनपीओ में भी कौन इन्वेस्ट करता है, उसके मेंबर्स।
क्यों करता है सर एनपीओ में उसके मेंबर्स इन्वेस्ट? ताकि वो जो बिजनेस की एक्टिविटीज है उनको कैरी आउट कर सके, ठीक है। तो सर वो फंड्स होते हैं कैपिटल फंड जो जरूरत पड़ती है जिनकी बिजनेस की एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए, ऐसे फंड्स को अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड, ठीक है। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स फंड्स टू कैरी आउट देयर एक्टिविटीज एंड सच फंड्स आर कॉल्ड व्हाट? कैपिटल फंड, ठीक है। अब सर इस कैपिटल फंड को बैलेंस शीट में किस तरीके से प्रेजेंट करता है वो देखते हैं। देखो सर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल फंड एज फॉलोज। बैलेंस शीट में देखो पहली चीज तो फंड है, फंड क्या होता है आपके लिए? लाइबिलिटीज, ओके। सो इसको कहां प्रेजेंट करेंगे अपन? लाइबिलिटी साइड पर, ठीक है। अब सर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो एक एनपीओ होता है वो क्या बनाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसके थ्रू क्या पता लगता है अपन को? प्रॉफिट एंड लॉस या फिर सरप्लस डेफिसिट। सर सरप्लस या डेफिसिट, देखो जिस तरीके से अपन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लास्ट में जब बैलेंस शीट बनाते थे तो वहां पर कैपिटल में ऐड करते थे प्रॉफिट या लॉस को, ठीक उसी तरीके से एक एनपीओ के अंदर कैपिटल फंड में लास्ट में अपन क्या करेंगे? अगर सरप्लस हुआ तो उसे ऐड कर देंगे और अगर डेफिसिट हुआ तो उसको लेस कर देंगे, देन आफ्टर जो अमाउंट आएगा उसको बाहर डिस्क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही, बट नाम बदल गया, ठीक है। जैसे अपन वहां पर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोलते हैं? कैपिटल, बट यहां क्या बोलेंगे? कैपिटल फंड, ठीक है। जिस तरीके से प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अपन प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड का यूज करते थे, ठीक उसी तरीके से यहां पर क्या यूज करेंगे? सरप्लस एंड डेफिसिट। अदरवाइज सब कुछ सेम है बट नाम बदल जाता है, ठीक है। यहां पर तो देखो अब एक चीज समझना सर, कई बार क्या होता है ना, अपने पास कैपिटल फंड मिसिंग होता है, तो उस केस में अपन को कैपिटल फंड फाइंड आउट करना पड़ता है। और वो कैपिटल फंड किस तरीके से फाइंड आउट होता है उसके ऊपर एग्जाम में सम्स पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंटेशन तो आप अच्छे से कर सकते हो, लेकिन सर कैपिटल फंड अगर मिसिंग है तो उसको कैसे फाइंड आउट करोगे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड आउट होता है वो अपन डील करने वाला है, ठीक है। तो देखो जब भी कैपिटल फंड मिसिंग होगा उस केस में आपको क्या करना है सर? उस केस में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। अब देखो ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब क्या? ऐसी बैलेंस शीट जिसमें कौन से बैलेंसेस का यूज किया गया होगा? ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है। तो सर इस केस में क्या करना पड़ेगा आपको? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर सारे के सारे एसेट का इंफॉर्मेशन लिखने पड़ेंगे, सारी की सारी नॉन करंट लाइबिलिटीज एज वेल एज करंट लाइबिलिटी के बैलेंस लिखने पड़ेंगे। देन आफ्टर आप बैलेंसिंग फिगर से क्या निकाल लोगे? कैपिटल फंड, ठीक है। तो जब इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा किस तरीके से इसको डील करना है, ठीक है। तो जब भी क्या होगा, कैपिटल फंड मिसिंग होगा, उस केस में आपको क्या करना है? ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंसेस का यूज करके बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल फंड को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है ना, ये नोट गिवन है यहां पर, इसको अपन जब सम्स डील करेंगे तब समझेंगे, लेकिन ये पढ़ लेते हैं क्या बोलता है। इफ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, अगर आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट गिवन है लेकिन फिक्स एसेट का अमाउंट मिसिंग है, तो उस केस में आप फिक्स एसेट को कैसे निकालोगे? फिक्स एसेट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन डिवाइड बाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। नोट नंबर 2, इफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन देन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज मिसिंग, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट का अमाउंट गिवन है लेकिन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो था वो मिसिंग है, तो उस केस में आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो उसको लॉजिक से समझेंगे, लेकिन मैंने नोट के रूप में दे दिया ताकि जब एंड ऑफ द डे आप रिवीजन करो तो आपको समझ में आ जाए इसको, ठीक है। तो इसको अपन एक बार के लिए होल्ड करते हैं, जब एग्जाम्पल में डील करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से इसको डील करना है, ठीक है। तो देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, उसके थ्रू अच्छे से और समझ में आने वाला, ठीक है। तो देखो ओके सॉल्यूशन। Example number 2, from the following information calculate the capital fund of the club as on 1st April 2018. Okay, so आपको 1st April 2018 that is of opening date है, closing date है सर। opening date है क्योंकि आपका फाइनेंशियल कब से स्टार्ट होता है? 1st अप्रैल से। ओके, सो ये आपका ओपनिंग डेट है। तो ओपनिंग डेट पे आपको क्या बनाना है? आपको फाइंड आउट करना है कैपिटल फंड। ओके, सो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कैपिटल फंड फाइंड आउट करना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट। और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर आपको बैलेंसिंग वैसे क्या मिल जाएगा? कैपिटल फंड, ठीक है। तो आगे इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 1st अप्रैल 2018 के दिन, ये तो ओपनिंग डेट वाला बैलेंस है, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस अपने पास है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोलता है कितना था वैल्यू? 6000 का। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? ओपनिंग बैलेंसेस आर एज फॉलोज, अपने पास कुछ ओपनिंग बैलेंस गिवन थे,
ठीक है। तो पहला गिवन था स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ठीक है, 10,000 का। प्रीपेड एक्सपेंस गिवन था 5,000 का। बिल्स पेबल गिवन था 40,000 का। फर्नीचर गिवन था 1 लाख रुपीज का। ओके, सो सर सिंपल है, पूरे के पूरे ओपनिंग बैलेंस गिवन है अपन को। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दैट इज ये भी ओपनिंग था अपने पास, और ये जो सेकंड पॉइंट में अपने पास बैलेंस गिवन है चारों, ये चारों भी ओपनिंग बैलेंस है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सिर्फ बैलेंस को पुट करना है, अपन को ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज असेट है, कौन सी चीज लाइबिलिटी है अपने लिए, ठीक है। तो ईजी है। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या बोलता है। रेंट पेड किया ड्यूरिंग द ईयर 20,000 का। ओके, आगे बोलता है कि इट इंक्लूड्स 5,000 ऑफ प्रीवियस ईयर। ओके, इसको समझता है, बट एक बार ही अपन ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर बैलेंसेस को पुट करता है, देन एंड में एक बार इस पॉइंट को डील करेंगे कि पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद बोलता है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश गिवन था अपने पास 20,000 का, ठीक है। ओपनिंग कैश बैलेंस भी गिवन है, तो फटाफट से एक बार अपन क्या बनाते हैं, वर्किंग नोट। तो क्या ये तो मेन पार्ट है अपना ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, आंसर का। तो अपन क्या बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट और बैलेंसेस को पुट करके बैलेंसिंग फिगर से क्या फाइंड आउट कर लेंगे कि अपना कैपिटल फंड कितना है, ठीक है। तो आप फटाफट से वीडियो पॉज करके ओपनिंग बैलेंस शीट बना लीजिए, ठीक है। ओके, आपने बैलेंस शीट बना लिया होगा, अब वैल्यूज को पुट करना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बैलेंस गिवन था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल 2018 दैट इज 6,000 रुपीज का। ओके, समझना। सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि सर जो आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होता है वो आपके लिए एसेट है या आपके लिए लाइबिलिटी है। देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब ऐसा सब्सक्रिप्शन जो आपको मिल गया या आपको नहीं मिला, इसका मतलब कि आपका बेनिफिट हुआ या आपका ऑब्लिगेशन हुआ। आपका बेनिफिट हुआ सर, तो सर जो आपके फ्यूचर बेनिफिट्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, एसेट्स, ठीक है। तो जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो आपके लिए क्या बन जाएगा, एसेट। और ओपनिंग बैलेंस था दैट इज 1 अप्रैल 2018, और अपन जो बैलेंस बना रहे हैं वो कब की बना रहे हैं, 1 अप्रैल 2018, ठीक है सर। तो उस केस में आपके पास ये जो बैलेंस था वो भी कब का था, 1 अप्रैल 2018 का। तो बैलेंस पुट कर देंगे एसेट साइड में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, 6,000 का, ठीक है सर। उसके बाद सेकंड पॉइंट बोलता है ओपनिंग बैलेंसेस गिवन थे। अब आपको ये जो बैलेंस गिवन है इनमें से पता करना है कौन सी एसेट है, कौन सी अपनी लाइबिलिटी से। ओके, सबसे पहला बैलेंस था स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टॉक क्या होता है अपना, एसेट्स, ठीक है। तो पुट कर देंगे एसेट साइड में, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना सर, 5,000, सॉरी 10,000 है, ठीक है सर। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है आपके लिए, एसेट या लाइबिलिटी। सोचो, ऐसा एक्सपेंसेस जो आपने पहले ही पे कर दिया, इसका मतलब कि क्या उसको आपको बेनिफिट मिला, नहीं मिला, तो कब मिलेगा, फ्यूचर में। और जिसका बेनिफिट फ्यूचर में उसे क्या बोलते हैं, एसेट्स। दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस क्या हुआ आपके लिए, एसेट्स। तो एसेट का बैलेंस आपको गिवन है दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस 40,000, ठीक है। उसके बाद बिल्स पेबल, सर ऐसा बिल जिसके बदले आपको पेमेंट करना है, आज नहीं फ्यूचर में करना है, क्या बनेगा, ऑब्लिगेशन या बेनिफिट, ऑब्लिगेशन। मेरी ड्यूटी है, फ्यूचर में पे करना है मुझे, दैट इज ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो कहां शो करेंगे उसको, लायबिलिटी साइड में, दैट इज बिल्स पेबल। ओके, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 का था, इसे ठीक कर लेते हैं, ठीक है। बिल्स पेबल था 40,000 का, ओके, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर गिवन था अपन को 1 लाख रुपीज का। फर्नीचर क्या होता है अपने लिए, एसेट्स, ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है वो, रेंट पेड किया ड्यूरिंग द ईयर 20,000 का, एंड इट इंक्लूड्स 5,000 ऑफ प्रीवियस ईयर। समझना इसको, देखो सर, ये आपका करंट ईयर था दैट इज 18-19, ये आपका प्रीवियस ईयर था दैट इज 17-18, ठीक है। यहां पे आपने रेंट को पेड किया, एक्सपेंस था आपका, ठीक है। कितना पे किया, 20,000, हाँ 20,000, ठीक है। उसने ऐसे बोला
कि सर इसमें से कुछ रेंट ऐसा था जो था प्रीवियस ईयर का, कितना था 5000 का, ये प्रीवियस ईयर का था। अच्छा, आपको ये जो 5000 का रेंट था वो पेमेंट कब कर देना चाहिए था, प्रीवियस ईयर में, लेकिन कब कर रहे हो, अगले साल कर रहे हो, दैट इज करंट ईयर में कर रहे हो। ठीक है, मतलब कि ये 5000 पेमेंट होना कहां पे चाहिए था, प्रीवियस ईयर में, लेकिन आपने पेमेंट कब किया, नेक्स्ट ईयर। यहां पर पेमेंट होना चाहिए था लेकिन आप पेमेंट कब कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब सर इस साल के रेस्पेक्ट में, मतलब प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में, ये 5000 आपके लिए ऑब्लिगेशन था या फिर आपके लिए बेनिफिट था। इस 5000 का बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा या फिर ये आपके लिए फ्यूचर की ऑब्लिगेशन है। सोचो ना सर, आपने ये पेमेंट करना चाहिए था लेकिन ये पेमेंट नहीं हुआ, तो कब किया आपने, फ्यूचर में। तो सर अभी इस प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, जब एंड ऑफ द डे यहां पर आपने बैलेंस शीट बनाई होगी, तो बैलेंस शीट में ये 5000 आपके लिए एसेट में आ रहा होगा या आपके लिए लायबिलिटी में आ रहा होगा। सोचो, रेंट आपने पेमेंट नहीं किया, आपने ये वाला अगले साल इंफॉर्मेशन आया कि मुझे 20,000 का रेंट मिला एनपीओ को, लेकिन इसमें से 5000 का रेंट ऐसा था, सॉरी ये पेड कर रहा है, ठीक है, तो पेड कर रहा था, ठीक है, तो 5000 का रेंट ऐसा पेड किया जो प्रीवियस ईयर का था। इसका मतलब कि एनपीओ के लिए वो क्या बना होगा, प्रीवियस ईयर में ऑब्लिगेशन बना होगा कि यार मुझे नेक्स्ट ईयर पेमेंट करना है, तभी तो पेमेंट कर रहा है साल वो। ठीक है, तो इस केस में जब बैलेंस शीट बनाया होगा प्रीवियस ईयर में, तो वो उसका 5000 एसेट बन रहा होगा, लायबिलिटी बन रहा होगा, लायबिलिटी बन रहा होगा। उसकी ड्यूटी थी कि यार नेक्स्ट ईयर पे करना है, तभी तो पे कर रहा है यहाँ पर वो। तो इस साल पेमेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या रहा होगा, प्रीवियस ईयर में उसका वो ऑब्लिगेशन रहा होगा, तभी तो इस साल पेमेंट कर रहा है वो। तो जब लास्ट डेट पे प्रीवियस ईयर के उसने जब बैलेंस शीट बनाई होगी, तो क्लोजिंग बैलेंस में आपका जो ये आउटस्टैंडिंग रेंट था वो कितना आ रहा होगा, 5000 का। तो ये क्लोजिंग बैलेंस बना होगा, और यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा आपका, ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है सर, तो जब बैलेंस शीट आप कहां बना रहे हो, यहां बना रहे हो 1 अप्रैल को। ठीक है, तो 1 अप्रैल के दिन अपने पास एक और ओपनिंग बैलेंस पता लग गया मुझे, ये 5000 का। ठीक है, तो यहां पर आपने 20 का पेमेंट तो किया था, लेकिन 5000 ऐसा था जो इस साल प्रीवियस ईयर का था। तो जब प्रीवियस ईयर में आपने बैलेंस शीट बनाई होगी, तो ये 5000 रुपये आपके लिए क्या रहा होगा, लायबिलिटी आ रहा होगा, यार मुझे पेमेंट करना है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला मुझे, बल्कि मेरा तो ड्यूटी है कि मैं नेक्स्ट ईयर पेमेंट करूंगा, और यहाँ पे आके उसने पेमेंट किया भी। तो इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू मुझे ये तो पता लग गया ना कि प्रीवियस ईयर में मेरा क्या रहा होगा, ये ऑब्लिगेशन रहा होगा। ठीक है, तो जब बैलेंस शीट बना होगा क्लोजिंग डेट पे प्रीवियस ईयर के, तो वहां पर आउटस्टैंडिंग रेंट कितना होगा, 5000 का, और ये क्लोजिंग बैलेंस आपके लिए क्या बना होगा नेक्स्ट ईयर, ओपनिंग। ठीक है, और अभी अपन क्या बना रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते वक्त इसका यूज करना है अपन को। ठीक है, तो कहां जाएगा आपकी लायबिलिटी साइड, दैट इज आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, 5000 का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन था अपने पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। कैश क्या होता है अपना, एसेट्स, एसेट को एसेट साइड में पुट कर देंगे। कैश कितना सर, 20,000 का। ठीक है, तो पुट कर देते हैं, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन पुट कर दिया अपन ने। अब क्या करना है अपन को, एसेट साइड का टोटल लगाना है, क्योंकि देखो बैलेंसिंग फिगर कहां आना है, ये तो श्योरिटी है कि अपना जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कहां आएगा, लायबिलिटी साइड में, क्योंकि अपन को क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल फंड। ठीक है, तो ये तो अपन को बैलेंसिंग फिगर से निकालना है ना, तो सर टोटल कहां का निकालना पड़ेगा अपन को, एसेट साइड का। ठीक है, तो एसेट साइड का टोटल कितना जाएगा अपना, इसको अगर निकालेंगे तो कितना आएगा सर, ये 1,41,000। ठीक है, तो सर अपन ने सीखा था कि एसेट इज इक्वल टू क्या, लायबिलिटीज, दैट इज एसेट का टोटल अगर कितना आ रहा है 1,41,000, तो लायबिलिटीज का टोटल कितना आ रहा होगा 1,41,000। ठीक है, तो अपन ने इसको भी कितना बना दिया 1,41,000, क्योंकि अपन को पता है बैलेंस शीट टैली करते हैं हमेशा। तो अपन ने क्या किया, एसेट का टोटल निकाल लिया, एसेट का टोटल किसके बराबर होगा, टोटल लायबिलिटीज के। तो सर लायबिलिटीज का टोटल कितना लिख दिया 1,41,000। अब सर टोटल लायबिलिटी ये वाली है, इसमें से मुझे 2 लायबिलिटी पता है, दैट इज बिल्स पेबल एंड आउटस्टैंडिंग रेंट। तो अगर मैं 1,41,000 में से जो लायबिलिटी मुझे पता है उसको मैं हटा दूंगा, तो क्या निकल जाएगा मेरा, बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल फंड, और वही तो मुझे फाइंड आउट करना है। तो वो कितना जाएगा सर आपका 96,000। ठीक है, तो इस तरीके से इसको प्रेजेंट करना।
तो ये था सर एक सम जो डील करता था कि अपन को कैपिटल फंड किस तरीके से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सम इजी था, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पे जाएगी, कौन सा बैलेंस कहाँ पुट करना है, एसेट है लाइबिलिटी है, एंड देन बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हो आप इजीली, ठीक है। और दूसरी चीज एसेट का टोटल निकालना है पहले, और वही क्या हो जाएगा आपका टोटल लाइबिलिटी हो जाएगा, और फिर बैलेंसिंग फिगर से इजीली आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, कैपिटल फंड, ठीक है। तो इसके अलावा एक और एग्जांपल देखते हैं, उसको डील करते हैं, ठीक है। वो अच्छा एग्जांपल है, तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज थर्ड एग्जांपल, जो बेस्ड है आपके कैपिटल फंड को किस तरीके से कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल फंड ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब। तो आपको स्पोर्ट्स क्लब का ओपनिंग कैपिटल फंड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सर प्रीवियस जो एग्जांपल था उसमें डायरेक्टली जो इन्फॉर्मेशन था वो गिवन था, बट उस एग्जांपल में और इस एग्जांपल में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर अपन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है, सो उसका यूज करके अपन को क्या बनाना है, कैपिटल फंड निकालना है, ठीक है। तो अल्टीमेट अपन को बनाना क्या है, बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। तो अब इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के थ्रू किस तरीके से अपन को डाटा निकालना है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं, अच्छा एग्जाम्पल है। तो देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है यहाँ पर। सबसे पहले एक्सपेंडिचर को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो एक्सपेंस हुआ है टू ऑनरियम्स, सैलरीज गिवन है, प्लस क्या गया आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब ये कि सर ये आपका करंट ईयर का एक्सपेंस होगा, आपने पेमेंट नहीं किया लेकिन फिर भी तो पार्ट बनेगा ना आपके एक्सपेंस का, क्योंकि एक्रूअल क्या बोलता है, आउटस्टैंडिंग है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, जो करंट ईयर का होता है वो पूरा बुक करता है। तो शायद उसने 2000 पेमेंट नहीं किया, लेकिन सर फिर भी तो पार्ट बनेगा ना, क्योंकि सैलरी पेमेंट कितना गया 20 का, बट आउटस्टैंडिंग कितना गया 2000 का, तो करंट ईयर का टोटल कितना हो जाएगा 22,000, ठीक है। उसके बाद अपन को एक्सपेंडिचर में गिवन है सर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और कितना परसेंट रेट है इसका 10%, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंस था, ऑफिस एक्सपेंस थे 22,000 के, ठीक है। देन सरप्लस निकल के आया होगा अपना इनकम में से, जब अपना एक्सपेंस को हटाए होंगे तो इनकम ज्यादा आ रहा होगा, एक्सपेंस कम आ रहा होगा, इसका मतलब कि आपका सरप्लस होगा, ठीक है। उसके बाद इनकम साइड में देखते हैं, बाय लोकल रेंट 48,000 का, ब्रैकेट में गिवन था इंक्लूडिंग 2 months एडवांस ऑफ लास्ट ईयर, इसको देखते हैं बाद में, ठीक है। बाय सब्सक्रिप्शन गिवन था 33,000 रुपीज का, एंड बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है 10,000 का था, और ब्रैकेट में गिवन था कि 10% जो था अपन को इंटरेस्ट मिल रहा था इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। तो डील करते हैं, और नीचे सर इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको, ओपनिंग बैलेंसेस थे, ओपनिंग कैश बैलेंस था 40 का, आउटस्टैंडिंग सैलरी था अपना स्टार्टिंग का बैलेंस 6,000 का, एडवांस सब्सक्रिप्शन था 4,000 का, ठीक है। तो सर एक एक चीज को अपन पुट करते जाता है, ठीक है। तो पहले अपन क्या बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट के थ्रू अपन को क्या पता लगेगा, कैपिटल फंड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, वीडियो पोस्ट करके ओपनिंग बैलेंस शीट बना लो, ठीक है। ओके, आपने बैलेंस शीट बना लिया होगा। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बैलेंसेस पुट करते हैं। देखो ये जो लास्ट में गिवन थे बैलेंसेस, वो डायरेक्टली बैलेंस गिवन है अपन को, तो इनको अपन पुट कर सकते हैं फटाफट से पहले। तो देखो ओपनिंग कैश बैलेंस था अपने पास 40,000 का, तो 40,000 का बैलेंस पुट कर देंगे, कैश बैलेंस, ठीक है। कितना सर 40,000 का। अच्छा, जो अपन ये बैलेंस शीट बना रहे हैं वो कब बना रहे हैं, स्टार्टिंग वाली, दैट इज 1 अप्रैल 2018 को। तो यहां पर जो बैलेंस लेंगे वो भी कौन से लेंगे अपन, जो 1 अप्रैल 2018 को एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 बैलेंस तो अपन को डायरेक्टली गिवन है, तो इनको तो पुट कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने कैश का बैलेंस था वो पुट कर दिया, सेकंड बैलेंस गिवन था आउटस्टैंडिंग सैलरी। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है अपने देखो, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, ठीक है। सैलरी क्या होता है अपना एक्सपेंस। तो सर अगर आपने सैलरी नहीं दिया तो इसका मतलब आपके लिए वो एसेट बनेगा या फिर आपके लिए ऑब्लिगेशन बनेगा। सोचो, अगर आपको सैलरी को फ्यूचर में देना है, इन दैट केस वो आपके लिए ऑब्लिगेशन हुआ, और ऑब्लिगेशन क्या होता है आपके लिए, लाइबिलिटीज, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां जाएगा आपका, लाइबिलिटी साइड, दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, 6,000 रुपीज का। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन था एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है, समझना। एडवांस सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि सर आपको नेक्स्ट ईयर के रेस्पेक्ट में एनपीओ के मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन आज ही दे दिया, तो सर
इसका बेनिफिट आपको कब मिलना चाहिए था, नेक्स्ट ईयर, लेकिन कब मिल गया, आज ही। इन दैट केस आपके लिए वो क्या बन जाएगा, बेनिफिट बनेगा या ऑब्लिगेशन, क्योंकि बेनिफिट तो आपको मिल चुका, ठीक है। तो इन दैट केस वो आपके लिए क्या बनेगा, ऑब्लिगेशन है, क्योंकि जो चीज मुझे फ्यूचर में रिसीव होने वाली थी वो आज ही रिसीव हो गई। इन दैट केस उसके रेस्पेक्ट में आपको सर्विस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इन दैट केस यहां पर जो एडवांस सब्सक्रिप्शन था वो क्या बन जाएगा आपके लिए, लायबिलिटीज। ओके, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना सर, 4000 का। क्लियर है। तो देखो 3 बैलेंस अपन को डायरेक्टली गिवन थे, अपन ने सीधा सीधा पुट कर दिया। अब सर इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट की तरफ जाते हैं और वहां से बैलेंसेस को पुट करता है, ठीक है। देखो सबसे पहले जो अपना एक्सपेंडिचर को लेता है, एक्सपेंडिचर साइड में गिवन है सबसे पहले 2 ऑनरियम्स। ऑनरियम्स कितना है, 15,000। अच्छा, तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो फॉलो करता है आपके एक्रूअल कॉन्सेप्ट को। एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है करंट ईयर के आपके एक्सपेंसेस आएंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर दे रखा है 2 ऑनरियम्स 15,000, तो सर ये तो आपको करंट ईयर का था। अच्छा, यहां पर इस क्वेश्चन, इस एग्जांपल के अंदर क्या कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिसके बेस पे मैं ये पता कर सकूं कि मेरा प्रीवियस ईयर का कितना कोई ऑनरियम बकाया होगा या फिर एडवांस दिया होगा, नहीं पता। तो अपन क्या मानेंगे कि ऑनरियम्स के रेस्पेक्ट में कोई भी बैलेंस नहीं है, ये जो आपने पेमेंट किया वो करंट ईयर का ही था, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन जाएगा नहीं आपकी बैलेंस शीट में। नंबर 2, टू सैलरी 20,000 आपने पेमेंट किया, लेकिन सर आपको इसको बनाना था एक्रूअल के अकॉर्डिंग, और एक्रूअल बोलता था कि सर देखो, एक्रूअल बोलता है कि आपके करंट ईयर के एक्सपेंस पूरे बुक होंगे। अब चाहे से आप पेमेंट कितना भी करो, आपने पेमेंट किया 20 का, लेकिन सर 2000 आउटस्टैंडिंग था, इसका मतलब आपको उसको ऐड करना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको करंट ईयर का बनाना है। आपने पेमेंट कितना किया, 20,000 का, लेकिन और कितना बकाया अभी भी 2,000 का। इन दैट केस टोटल करंट ईयर कितना बन गया, 22,000। अच्छा, ये तो सर आपका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ना, तो क्या ये प्रीवियस ईयर में एग्जिस्ट कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। देखो अभी अपन क्या बना रहे हैं, 1 अप्रैल 2018 के दिन बैलेंस, ठीक है। तो अपन को कौन से बैलेंसेस चाहिए, 1 अप्रैल 2018 वाले। अच्छा, जो आउटस्टैंडिंग रहा होगा वो तो आपके करंट ईयर में रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर आउटस्टैंडिंग था, तो इसका मतलब ये क्या कि उसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा, नहीं सर। ओपनिंग तो तब आता जब सर प्रीवियस ईयर में वो आउटस्टैंडिंग रहा होता, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जब आउटस्टैंडिंग रहता वो, तो जब मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहा था यहाँ पर, जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाता तब तो वो बैलेंस शीट में आ रहा होता ना यहाँ पर, और यहाँ पर क्लोजिंग बनता अगर वो, तब तो ओपनिंग बनता वो। तो सर अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो वो तो आपका ओपनिंग बन नहीं सकता ना। ओपनिंग कब बनता, जब प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग होता, क्योंकि अगर जब प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग होता तो आपके बैलेंस शीट में आता, और जब बैलेंस शीट में आता तो वो नेक्स्ट ईयर आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाता, ठीक है। क्योंकि जब प्रीवियस ईयर का वो क्लोजिंग बनेगा तब जाके तो सर वो ओपनिंग बन सकता है नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। तो अगर कोई आउटस्टैंडिंग का आपका करंट ईयर का है तो वो ओपनिंग तो बन नहीं सकता, क्योंकि इस डेट पे तो वो एग्जिस्ट नहीं करता ना आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ये जाएगा आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। बट अभी अपन क्या बना रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर था 2000 का। अब एक चीज समझना सर, बैलेंस शीट में आपका डेप्रिसिएशन जाता है या आपका एसेट जाता है, आपका फिक्स एसेट जाता है, ठीक है। तो यहां पर कहीं आपको फर्नीचर का वैल्यू पता है, नहीं पता सर। अगर फर्नीचर का वैल्यू पता लग जाए तो अपन पुट कर सकते हैं फर्नीचर की वैल्यू को असेट साइड में, लेकिन मुझे तो डेप्रिसिएशन पता उसके बारे में कि डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है उस पर कितना, 2000 का, और कितना रेट था उसका, 10% का। तो सर क्या इस इंफॉर्मेशन का यूज करके आप फर्नीचर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो डेप्रिसिएशन अपन जब फाइंड आउट करते हैं तो कैसे करते हैं, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या होता है आपका जो फिक्स एसेट होता है वो, अगर उसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से, तो आपको क्या निकल जाता है, डेप्रिसिएशन का वैल्यू निकल जाता है, अमाउंट निकल जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी अपना जो फिक्स एसेट था वो क्या था, फर्नीचर, ठीक है। इसके रिगार्डिंग में आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी पता है, उसका अमाउंट भी पता है, तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो फर्नीचर का वैल्यू, बिल्कुल सर कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आपका 2000 का, तो यहां पर लिख देंगे 2000 इज इक्वल टू, क्या फर्नीचर का वैल्यू पता है, नहीं पता सर,
तो फर्नीचर को वैसे वैसे रहने दो। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना था इसका 10%, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 10%, ठीक है। तो सर मैथमेटिक्स से कुछ नहीं है, ठीक है। तो फर्नीचर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2000 डिवाइड बाई 10%। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन 2000 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 100 होगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा, दैट इज 100, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो फर्नीचर है वो कितना जाएगा 20,000 का, ठीक है। तो ये फर्नीचर का वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब ये फर्नीचर कहाँ जाएगा आपका बैलेंस शीट में, और किस साइड में जाएगा एसेट साइड में, ठीक है। तो पुट कर देंगे, चलिए इजी था, हार्ड नहीं था, ठीक है। फर्नीचर कितना 20,000 का, ओके। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस। अच्छा, ऑफिस एक्सपेंस के बारे में कोई आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन है? नहीं है सर। तो अपन ये मानेंगे कि जो अपन को मिला वही आपका, मतलब कि जो आपको रिसीव हुआ वही आपका पूरा का पूरा करंट ईयर का था। तो ना तो कोई आउटस्टैंडिंग रहा होगा प्रीवियस ईयर में, क्योंकि जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगा ना अपन कैसे बोल देंगे कि वो आपका प्रीवियस ईयर का था, ठीक है। तो उसको ओपनिंग बैलेंस नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अपन जाते हैं इनकम साइड में। देखो सबसे पहले गिवन है लोकल रेंट, ठीक है। ये आपको मिला कितना 48,000। अच्छा, सबसे पहली चीज जो 48,000 है वो कितने मंथ्स का होगा, सोचो। जो 48,000 का आपका वैल्यू शो कर रखा है यहाँ पर, वो कितने मंथ्स का होगा यहाँ पर। जब भी अपन एक्रूअल फॉलो करते हैं, ठीक है, एक्रूअल फॉलो करते हैं तो कितने मंथ्स का अकाउंट बनाता है, कितने मंथ्स का इंफॉर्मेशन लेता है 12 मंथ्स का। तो देखो सर इस तरीके से इसको लोकल रेंट था 48,000 का, ब्रैकेट में क्या बोलता है समझना इसको, इजी सर। देखो इंक्लूडिंग 2 मंथ्स एडवांस ऑफ लास्ट ईयर, समझना आपका इस साल का कितना बनता है टोटल 48,000। एक्रूअल के अकॉर्डिंग आपने कितना बुक किया होगा पूरा करंट ईयर का, करंट ईयर मतलब कि 12 मंथ्स का, ठीक है। अब सर इसने ये बोला कि सर ये जो 48,000 है ना, इसमें से कुछ पैसा मतलब 2 मंथ्स का, वो मुझे जो है एडवांस में मिल गया था सर, एडवांस में मिल गया था मुझे। और कब मिला था इन प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो सर अगर 48,000 में से, देखो लाइन क्या बोलना चाह रही है, लोकल रेंट 48 मिला था लेकिन इंक्लूडिंग 2 मंथ्स एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर। इसका मतलब ये कि सर प्रीवियस ईयर में ही पहले मुझे एडवांस मिल गया था इसका, ठीक है। तो सर समझना, पहले अगर मैं ये फाइंड आउट कर लूँ कि सर 1 महीने का रेंट कितना है, तो मैं ये पता कर सकता हूँ कि 2 मंथ्स का कितना होगा, ठीक है। तो पहले ये तो पता करें कि एडवांस की वैल्यू कितनी थी। ये तो बोल दिया कि 2 मंथ्स का एडवांस था, लेकिन सर वैल्यू कितना, अमाउंट तो बताओ 1 महीने का रेंट कितना है। अगर 1 महीने का पता है तो मैं 2 मंथ्स का पता लगा लूंगा, ठीक है। तो देखो रेंट पर मंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, अगर 48,000 का जो रेंट था वो 12 मंथ्स के लिए था, डिवाइड बाय 12, आपको कितने महीने का चाहिए 1 मंथ का, तो कितना हो जाएगा सर 4,000, ठीक है। तो सर 2 मंथ्स का रेंट कितना 4,000 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 8,000, ठीक है। तो सर ये जो 8,000 है ना वो आपको कब मिल गया होगा, प्रीवियस ईयर में मिल गया होगा, ठीक है। तो अगर अभी अपन कहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं करंट ईयर में, ये आपका करंट ईयर है, ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये अपना 18-19, ये अपना 17-18, ठीक है। अभी अपन किस डेट का बैलेंस शीट बना रहे हैं 1 अप्रैल 2018 का, क्लियर है। तो सर ये ओपनिंग बैलेंस यूज करके अपन बना रहे हैं। तो सर अगर मुझे क्लोजिंग डेट पे, प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग डेट पे जो बैलेंसेज होंगे वही तो क्या बनेंगे आपके ओपनिंग बनेंगे नेक्स्ट ईयर। तो सर मैं ये देखना चाहता हूं कि आपके बैलेंस शीट पे, मतलब 17-18 की जो बैलेंस शीट थी उस दिन क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा था, क्योंकि एडवांस आपने दिया हुआ कब प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो अगर प्रीवियस ईयर में आपने एडवांस दिया तो सर जो आपने 8,000 का पेमेंट कर दिया ना प्रीवियस ईयर में, वो आपके लिए क्या बनना चाहिए उस ईयर के अंदर। मैं भी 17-18 की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। आपने 8,000 का पेमेंट कर दिया, लेकिन वो पेमेंट था किस ईयर का 18-19 का,
तभी तो मैं इसको एडवांस बोल सकता हूँ ना। एडवांस का मतलब क्या होता है सर, जो आप नेक्स्ट ईयर के रेस्पेक्ट में पेमेंट कर रहे हो। उस लाइन में ये बोला गया कि 2 मंथ्स का एडवांस था लास्ट ईयर में ही, तो अगर आपको 2 मंथ्स का एडवांस मिल गया था पिछले साल ही, तो इसका मतलब कि उस 2 मंथ्स की वैल्यू कितनी निकाल ली अपन ने, 8000, ठीक है। तो सर प्रीवियस ईयर में इसका तो कुछ बैलेंस आएगा ना, क्योंकि या तो ये एसेट बनेगा या लायबिलिटी बनेगा। तो सोचो सर, अगर यहाँ पर आपको इनकम मिल रहा है, ठीक है, तो ये 8000 आपको प्रीवियस ईयर में मिल गया, तो सर क्या आप इस रेंट के बदले क्या आपने लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी क्या? नहीं की। अरे ये जो 8000 था उसका बेनिफिट, उसके रेस्पेक्ट में जो सर्विस थी वो कब देनी थी एनपीओ को, नेक्स्ट ईयर में, लेकिन आपको पैसा आज ही मिल गया। तो इस केस में जो 8000 था वो एनपीओ के लिए ऑब्लिगेशन बनेगा या उसके लिए बेनिफिट बनेगा? सोचो सर, ऑब्लिगेशन बनेगा, क्योंकि सर इसको 8000 मिला तो सही, लेकिन वो था कब का, नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। तो सर इस केस में 17-18 में मैं यही तो बोलूंगा ना कि सर ये जो 8000 मुझे मिला है वो तो मुझे कब मिलना चाहिए था, नेक्स्ट ईयर, लेकिन आपने मुझे आज ही दे दिया। इसका मतलब कि मेरा ऑब्लिगेशन है फ्यूचर में कि मुझे इसके रेस्पेक्ट में जो भी सर्विस देना बनता था वो मैं दूंगा नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। तो इस केस में जो 8000 था वो मेरे लिए क्या था, ऑब्लिगेशन, दैट इज लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये 8000 क्या है अपने लिए, लाइबिलिटी है, ठीक है। तो पहला काम क्या किया अपन ने, इस 48,000 में से पहले ये पता किया कि कितने महीने का एडवांस मिल चुका मुझे, दैट इज 2 मंथ का एडवांस मुझे मिल गया। अब फिर मैंने ये पता किया कि सर 48 मिला मुझे, लेकिन पर मंथ कितना वैल्यू बनता है इसका, तो वो कितना हो गया 4000। फिर मैंने ये पता किया कि सर जो एडवांस मिला वो कितने महीने का मिला, 2 मंथ्स का, तो मैंने एडवांस का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया 8000। और फिर मैंने ये पता किया कि सर ये एनपीओ के लिए क्या था प्रीवियस ईयर में, ये एनपीओ के लिए ऑब्लिगेशन था, क्योंकि ये जो पैसा था वो था करंट ईयर का, लेकिन उसको मिला प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में जो सर्विस देगा वो तो इस ईयर में देगा ना। अब ये थोड़ी है कि सर इस ईयर के रेस्पेक्ट में जो सर्विस थी वो तो देगा प्लस इस ईयर के रेस्पेक्ट में नेक्स्ट ईयर की सर्विस भी आज ही दे देगा, वो नहीं हो सकता ना ऐसा। तो सर जो प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट था वो क्या बन जाएगा, इसके लिए लायबिलिटी बन जाएगा, ठीक है। तो जब बैलेंस शीट बनाया होगा एनपीओ लास्ट में, तो यहां पर कितना बैलेंस आ रहा होगा, दैट इज एडवांस लॉकर रेंट 8000, ठीक है। तो सर प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर क्या बना होगा, ओपनिंग, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस में क्या मिल गया अपन को, एडवांस लॉकर रेंट 8000, ठीक है, जो अपने लिए क्या था, लायबिलिटी, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस से पुट कर देंगे यहां पर, एडवांस लॉकर रेंट, ठीक है, कितना था 8000, ठीक है। तो अपन ने बैलेंसेस पुट कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन था सर? अच्छा, ओपनिंग तो अपन को पता ही है, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन था नहीं जिससे कि मैं ये पता कर सकूँ कि कुछ ओपनिंग और हो सकता है, क्या होता आउटस्टैंडिंग का कुछ बैलेंस हो, बट ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस केस में अपन ये मानेंगे कि ये करंट ईयर का था और कुछ और था, और प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं मिला मुझे, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू था वो आपका कौन सी ईयर का होगा, करंट ईयर का होगा, क्योंकि अभी क्या बना रहे हो आप, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, तो ये फॉलो करता है 12 मंथ्स को, तो ये 12 मंथ्स का होगा आपका पूरा, ठीक है। उसके बाद सर इंटरेस्ट रिसीव हो आपको किसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अच्छा, आप इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करते हो क्या, इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करते हो, इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करते हो एसेट में? सर इंटरेस्ट को थोड़ी करते हैं अपन, एसेट को रिकॉर्ड, इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है अपने लिए, एसेट्स, ओके। अब सर इस इंफॉर्मेशन के थ्रू क्या आप पता कर सकते हो कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना होगा? बिल्कुल पता कर सकते हैं। जिस तरीके से अपन ने डेप्रिसिएशन थ्रू फर्नीचर की वैल्यू को पता किया, ठीक उसी तरीके से इंटरेस्ट के थ्रू अपन इन्वेस्टमेंट को पता कर सकते हैं। वो देखो किस तरीके से, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखो आपका जो इंटरेस्ट है वो कैसे निकालते हो आप, आपकी जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था वो मल्टीप्लाई बाई कितना रेट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही तो निकालते हो इस तरीके से। जितना आपने पैसा लगाया वो उस पर कितना ब्याज मिलेगा, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं उसकी रेट से तो मुझे क्या पता लग जाएगा
कि सर कितना ब्याज कमाया, तो अपने पास दो वैल्यू पता है, एक तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है एज वेल एज मुझे इंटरेस्ट का अमाउंट पता है, बट मिसिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो अपन इन्वेस्टमेंट को पता कर सकते हैं। तो देखो किस तरीके से आपका इंटरेस्ट कितना बनता है यहाँ पर 10,000 का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं पता तो उसको वैसे वैसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10%, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया अपना 10,000 डिवाइड बाई 10%, दैट इज 10,000 डिवाइड बाई 10/100। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीज का, ठीक है। अगर आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होगा तभी तो आपको 10% से ब्याज मिलेगा, तो कितना होगा वो 10,000 तभी तो हो सकता है ना, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इन्वेस्टमेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। और इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा आपका एसेट साइड में, दैट इज इन्वेस्टमेंट कितना है सर 1 लाख रुपीज का, ठीक है सर। अपन ने सारी की सारी इंफॉर्मेशन पुट कर दी। अब अपन क्या निकाल सकते हैं बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल फंड, ठीक है। तो एसेट का टोटल लगाएंगे पहले, ठीक है। कितना होता सर ये 40,000 20 160, ठीक है। तो लाइबिलिटीज का टोटल क्या होगा आपका 160 का, 160 में से आपको कितना लेस करना है 6,000 प्लस 4,000 दैट इज 10,000, 18,000। तो अगर 18,000 को लेस करते तो कितना आता है 1,42,000, ठीक है। तो कैपिटल फंड फाइंड आउट हो गया अपना बैलेंसिंग फिगर से 1,42,000, ठीक है। तो इस तरीके से इसको डील करना है। तो सर इसमें टेक्निकल सिर्फ इतना था कि अपन को फर्नीचर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट का वैल्यूज फाइंड आउट करना था, अदरवाइज क्वेश्चन में इतना कुछ डिफिकल्टनेस नहीं था कि नहीं हो सकता, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सर और अच्छा समय, ठीक है। तो इस तरीके से अपना जो लास्ट कॉन्सेप्ट था वो भी फिनिश हो गया। इसके बाद अपन डील करेंगे नेक्स्ट क्लासेस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपन किस तरीके से बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपर वे में देखेंगे, ठीक है। तो ओके।